गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स के बारे में। ओके बेटा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। गैल्वेनिक सेल, इसको हम वोल्टेइक सेल भी बुलाते हैं, एंड द अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब इनके डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ बेटा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और वो आयंस में टूट गया, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उसको। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हुई है, आपकी केमिकल एनर्जी में। और जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में बेटा केमिकल एनर्जी आपकी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये था फर्स्ट डिफरेंस बेटा। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था और ये कहा था कि पूछूंगी आपसे, जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो बेटा कौन सा प्रोसेस होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस केस इज रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा इसके अंदर, स्पॉन्टेनियस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सी होगी भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई। जब आप थर्ड पॉइंट की बात करते हो बेटा, आप सभी को पता है दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, एक आपका एनोड होता है। तो कैथोड पे बेटा, जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हो, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते हो, तो बेटा कैथोड को आप मान के चलते हो पॉजिटिव साइड, ठीक है, और एनोड को आप लेके चलते हो नेगेटिव। ओके, और जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो, तो बेटा कैथोड को आप लेके चलते हो नेगेटिव, और बेटा एनोड को आप लेके चलते हो पॉजिटिव। ठीक है, हर केस में एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है, हर केस में एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो, ओ ए दोनों वावल से शुरू होते हैं, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा बेटा आपका क्या होगा, कैथोड पे हमेशा आपका होगा रिडक्शन। देखो आर सी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि आप जब गैल्वेनिक सेल की बात करते हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को आप दो अलग अलग बीकर में लेते हैं। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रोड्स set up in two different बीकर। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को आप दो अलग अलग बीकर में लेते हैं। और बेटा जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, तो बोथ इलेक्ट्रोड आर सस्पेंडेड इन सेम बीकर। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप एक ही बीकर के अंदर लेते हैं, किस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में। बेटा अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा बेटा, देखिए, जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं गैल्वेनिक सेल के केस में, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल से बने होंगे। और बेटा जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो, तो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, दोनों के दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल के भी हो सकते हैं। देखो बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि दो अलग अलग बीकर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का आप यूज करेंगे, और इसके अंदर
एक ही बीकर के अंदर आप दोनों इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा इन दोनों बीकर को ज्वाइन रखने के लिए आपको एक साल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बुलाते हैं, साल्ट ब्रिज। तो बेटा इस केस में गैल्वेनिक सेल के केस में साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, बट इस केस में कोई भी साल्ट ब्रिज आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, इस केस में आप कोई भी साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, ये थे डिफरेंस आपके गैल्वेनिक सेल के और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे भाई फैराडे लॉ। ठीक है, एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा फैराडे की लॉ। ओके, सबसे पहले बताती हूँ आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। देखो बेटा, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होके उसने क्या दिया आपको, आयंस दिए। तो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डिकम्पोज हो जाना कौन सा प्रोसेस कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte when electricity passed through it। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज हो जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, ये ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इसमें आपने इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। ये लगा लिया आपने एनोड और एक लगा लिया आपने कैथोड। ठीक है, एक लगा लिया कैथोड, एक लगा लिया एनोड। ठीक है, अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे साइन कौन सा होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे आपको साइन मिलेगा नेगेटिव, ठीक है, और एनोड पे आपको साइन मिलेगा पॉजिटिव। इनको एक बेटा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ये मिलेगा पॉजिटिव, ये मिलेगा आपको नेगेटिव। अब क्या क्या, ये थिक और थिन आप लोग अपने एक जैसी लेनी है आप लोगों को, ये कोई इश्यू नहीं है थिक और थिन का, ये मेरी ड्राइंग ही ऐसी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, ये आपने क्या किया है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है। अब आप बेटा क्या कीजिए, अब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आप पास करेंगे तो आपका ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होके आपको देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब कि आपको Na कटायन मिल गया और आपको Cl नेगेटिव क्या मिल गया बेटा, Cl नेगेटिव आपको अनायन मिल गया। अब क्या होगा बेटा, जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव साइन है वो आपके पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे। मतलब कि आपका जो सोडियम है वो किधर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। यानी कि आपका सोडियम जाके और कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर। और जो आपका नेगेटिव साइन है वो कहाँ डिपॉजिट होगा बेटा, नेगेटिव साइन आपका डिपॉजिट होगा एनोड की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट कैथोड। तो बेटा कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे होगा, देखो बेटा Na पॉजिटिव है,
Na पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या बन गया, सोडियम एटम बन गया। ठीक है, रिडक्शन हुआ है ना। तो बेटा ये जो न्यूट्रल, ये जो Na पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं एनोड की, तो बेटा एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा बेटा ऑक्सीडेशन, यानी कि Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Cl प्लस ई इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करेगा। अच्छा बेटा ये जो Cl का एटम है ये अनस्टेबल होता है, कभी भी आपने सुना है Cl का कोई एटम एग्जिस्ट रिली नहीं कर पाता, ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करता है, ये दूसरे किसी Cl एटम के साथ कंबाइन होता है और Cl का मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, दूसरे किसी के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होके क्या करेगा, मॉलिक्यूल बना देगा। यानी कि अब आप ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हैं 2NaCl, ये क्या देगा आपको 2Na प्लस Cl2। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है और ये प्रोसेस है बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। क्लियर है, आगे चलें। बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो चुका है। अब आप क्या करना, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, सभी के अंदर यही केस है, एनोड पे क्या होना है, कैथोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, जो आपका ओवरऑल रिएक्शन निकालते हो वो क्या होगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं फैराडेज लॉ की। बेटा फैराडे ने आपको दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है बेटा कि जब भी आपने, देखो मैंने आपको अभी अभी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि कैथोड पे और एनोड पे कुछ ना कुछ जाके डिपॉजिट होगा, है ना। देखिए इस तरीके से बताया था मैंने आपको, कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये NaCl क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और Na पॉजिटिव आपका कैथोड पे जाएगा, Cl नेगेटिव आपका एनोड पे जाएगा, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ वेट, क्लियर है, इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना के दौरान कुछ ना कुछ वेट जाके या तो कैथोड पे या एनोड पे डिपॉजिट होता है। कब डिपॉजिट होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना। यानी कि वेट deposited at cathode or anode is directly proportional to electricity। ठीक है, यानी कि कितना वेट इधर डिपॉजिट हो रहा है, कितना वेट इधर डिपॉजिट हो रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे। भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी जितनी दी उतने ज्यादा आयंस टूटेंगे और उतने ज्यादा ही आयंस फिर माइग्रेट होके अपने अपने कैथोड या एनोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, है ना। तो W is directly proportional to Q, W is directly proportional to Q। अब आप क्या कीजिए बेटा, W is equal to ZQ, है ना। ये आपने साइन हटाया है और इसकी जगह कांस्टेंट लगाया है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करना बेटा, बहुत चीजें समझने वाली और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस पे से, तो फिर अपने दिमाग को थोड़ा सा
ध्यान से सुनना। देखिए, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड क्यू, और जेड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए बेटा, आप लोगों को पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू IT। अब आप क्या कीजिए, ये वैल्यू उठा के सीधा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद W क्या आया, ZIT। तो बेटा ये फॉर्मूला है फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान के चलना, आगे हम काम करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए ZIT आ गया। अच्छा, अब बेटा आपके सामने है Z। अब इस Z को कैसे निकाला जाए, अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो Z है बेटा, ये Z आपका कैसे निकलेगा। देखिए भाई, Z है, Z आपका आया है, देखिए W इज इक्वल टू ZIT है ना। यानी कि अगर आप करंट को मानेंगे 1 एम्पियर और आप टाइम को लेंगे 1 सेकेंड, अगर आपने करंट को माना है 1 एम्पियर, अगर आपने टाइम लिया है 1 सेकेंड, तो क्या होगा, आपका ये जो वेट डिपॉजिट है ये किसके बराबर होगा, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, Z, it is defined as weight deposited on, sorry, at cathode or anode when 1 ampere current passed for 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है तो बेटा इसका किसकी वैल्यू आती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बेटा अब क्या करेंगे, हम इस Z को निकालने का तरीका देखेंगे और आगे एक फॉर्मूला और आएगा जो हमारा आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए बेटा मान लीजिए आपने क्या किया है बेटा, आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। मान लीजिए इसको हम Z की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन आप लोगों ने लिया है। ठीक है, अब क्या करें, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। अब ये Na पॉजिटिव कहाँ जाता है, कैथोड के ऊपर जाएगा, यानी कि कैथोड पे जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई, तो एट कैथोड। तो बेटा कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Na, मतलब कि आपका Na पॉजिटिव डिपॉजिट होने के लिए किस फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ये Na की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। Na पॉजिटिव डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 2Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स 2Na, मतलब कि 2Na पॉजिटिव डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 3Na पॉजिटिव डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है। बेटा कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये कैथोड के ऊपर जा रहे हैं। Na पॉजिटिव कटायन था, कैथोड नेगेटिव थी, Na पॉजिटिव गया कैथोड के ऊपर, वहां से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेके वहीं के वहीं जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, कैथोड के ऊपर ही जाके डिपॉजिट हो गया, किस फॉर्म में, 3Na की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप Na पॉजिटिव प्लस, अगर N सोडियम आयंस अगर आप लें और वो डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, N इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे। क्लियर है, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे,
n इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे। आगे चलते हैं। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव वन मोल ऑफ Na पॉजिटिव बेटा डिपॉजिट होने के लिए कैथोड के ऊपर किस रूप में, इस रूप में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल Na पॉजिटिव डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपके खर्च करेंगे। अब देखिए बेटा, आप लोगों को पता है 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, अगर देखो मैं आपसे कहूं कि बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितना मास होगा, कितना होगा जितना उसका एटॉमिक मास होगा, 23 ग्राम होता है ना। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम कब डिपॉजिट होगी, कब डिपॉजिट होगी, जब 1 मोल का इलेक्ट्रॉन खर्च होगा तब डिपॉजिट होगी। ठीक है, कब डिपॉजिट होगी, जब 1 मोल का इलेक्ट्रॉन खर्च होगा। अब देखिए बेटा 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर भी होता है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, इसका चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज निकल के कितना आता है, देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो 1 मोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आता है बेटा 96487 कूलम के इक्विवेलेंट, और हम इसको लेते हैं 96500 कूलम लेते हैं, इतना चार्ज। ठीक है, यानी कि जब भी बात हो 1 मोल के इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, इतना चार्ज, और इस क्वांटिटी को आप बेटा 1 फैराडे के इक्वल रखते हैं, यानी कि 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे में बेटा कितना कूलम चार्ज मिलेगा, इतना चार्ज मिलेगा, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज मिलेगा, इतना मिलेगा, या फिर 1 मोल के इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीनों आपस में सेम ही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है पक्का। ठीक है, तो अब देखिए बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। क्लियर है, आगे देखिए बेटा, इफ we want to reduce Mg2 positive in Mg, ठीक है, अगर हम Mg2 पॉजिटिव को Mg में डिपॉजिट करना चाहते हैं, Mg2 पॉजिटिव को डिपॉजिट करना चाहते हैं Mg में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जब आप Mg2 पॉजिटिव को Mg में डिपॉजिट करेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको Mg2 पॉजिटिव को Mg में कन्वर्ट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, यानी आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, 2 फैराडे चार्ज। क्लियर है, यानी कि अगर आप 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो मैग्नीशियम सारे का सारा जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगर 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तो Mg2 पॉजिटिव गया कैथोड पे और वहां पे क्या बन गया, वो Mg। क्लियर है, अगर आप 1 फैराडे की दे रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 2 फैराडे में क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम जाके डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। अगर आप 1 फैराडे की दे रहे हैं, इफ वी सप्लाई 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी,
देन अगर आप 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो कितना मास जाके डिपॉजिट होगा? देखो 2 फेराडे पे टोटल मास है ना, और 1 फेराडे पे आधा मास। 2 फेराडे पे टोटल मास जितना भी मैग्नीशियम का मास है 24 है, सारा का सारा जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। अगर आप आधी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो 12 ग्राम आधा मास जाके डिपॉजिट होगा, यानी कि तो कितना आपका यूज होगा? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम बाय 2 कब होगा? जब आप 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी देंगे। बेटा इस टर्म को हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एक और आपको इसी में केस दिखाती हूँ। मान लीजिए बेटा अगर मैं रिड्यूस करती हूँ Al3 पॉजिटिव को Al में, देखिए सिंपल सी चीज है। Al3 पॉजिटिव Al कब बनेगा? क्या डालना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे? है ना, 3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। यानी कि Al3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो एल्यूमिनियम जाके डिपॉजिट होगा, है ना। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई? 3 फेराडे। मतलब कि 3 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी आपने दी है, तब जाके पूरे का पूरा एल्यूमिनियम का मास कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, है ना। और अगर आप 1 फेराडे की देंगे तो जितना एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का बाय 3, है ना, बाय 3। तो इसकी टर्म को हम फिर से क्या कहते हैं बेटा? इस टर्म को हम फिर से वही कहते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या कहेंगे इसी टर्म को हम फिर से? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यानी कि बेटा जब आप देखिए, कहने का मतलब सीधा है, 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास जितना वेट जाके डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। क्लियर है? 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इतना मास जाके डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। ये इक्विवेलेंट मास किसके बराबर जब कब निकला? जब 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी थी। ये इक्विवेलेंट मास कब निकला? जब 1 फेराडे की दी। यानी कि इक्विवेलेंट मास कब निकलेगा? जब आप 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाके निकलता है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट मास कितनी इलेक्ट्रिसिटी देने पे डिपॉजिट होता है? 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी देने पे डिपॉजिट होता है। तो ये टर्म हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सीधा उठ के पहले वाले फॉर्मूले पे चलिए बेटा। यानी कि क्या फॉर्मूला था? W इज इक्वल टू ZIT था, है ना। तो क्या हुआ बेटा, आपको पता है हमें कितना वेट डिपॉजिट करना है? वैलेंट मास जितना। मास जितना, ठीक है। Z इंटू इलेक्ट्रिसिटी कितनी देते हैं जब इक्विवेलेंट मास जितना वेट डिपॉजिट करना होता है? अभी अभी बताइए कितनी देते हैं? 1 फेराडे। इक्विवेलेंट मास कब निकलेगा? जब आप 1 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे तब निकलेगा। तो 1 फेराडे की आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है। टाइम आपके पास 1 सेकेंड है, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज। अच्छा, तो यहाँ से आप अगर Z की वैल्यू निकालना चाहें तो इक्विवेलेंट मास बाय 1 फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है वे? 96500 कूलम। अब ये वैल्यू उठा के आप सीधा रखेंगे इधर। W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 में I इंटू T। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है जो आपके न्यूमेरिकल में भी सोल्व हो सकता है। तो आपको पता चला इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास बेटा निकलता है एटॉमिक मास बाय उसके जितनी वैलेंसी है या जितनी इलेक्ट्रॉन वो खर्च कर रहा है उतनी ही इसकी वैलेंसी होती है। ये आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया बेटा। इसको रिवाइज करना, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना, समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। सेकंड लॉ मैं सेकंड क्लास में कराऊंगी ताकि आपको ये अगर क्लियर अच्छे से हो गया तो सेकंड लॉ तो बहुत इजी है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।